अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा जारी है कि WHO ने नशे को बीमारी के तौर पर क्यों तस्लीम किया। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमने उसमें साइन सिम्टम की बात की थी। उसको डिफ्रेंशिएट किया था पिछले लेक्चर में। ब्रेन चेंजेस की बात की थी कि दिमाग में इस तरह उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है तो फंक्शन में भी तब्दीलियाँ आ जाती है। फिर हमने उसकी जो वजूहात है, एटियोलॉजी है, उसमें उसकी हमने बात की थी कि इन्वायरमेंट है और जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है कि किसी बंदे की जीन में अगर बीमारी मौजूद है तो उसको बीमारी लग सकती है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है। फिर उसका लाइफस्टाइल है। अगर उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं है और नॉर्मल से वो हटकर चल रहा है तो उसको नशे की बीमारी लग सकती है। और फिर उस जेनेटिक मेकअप की तो हमने वैसे बात कर ली। लाइफस्टाइल में उठना बैठना सोना खाना पीना सारी चीज़ें आ जाती है। आजकल जो एक माहौल बना हुआ है कि खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स को यूज़ किया जाता है। तो हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक भी तो एक टाइप के जो है वो स्टिमुलेंट्स है, तो उसकी वजह से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं और बंदा जो है एडिक्शन की तरफ जा सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नशे की बीमारी का बढ़ जाना। नशे की बीमारी किस तरह बढ़ती है। तो कोई भी बीमारी अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो शायद वो बढ़ जाए, मगर नशे की बीमारी इस तरह है कि अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, उसको कंट्रोल ना किया जाए। ट्रीट का मतलब ये नहीं कि बंदा एक दफ़ा रिहैब सेंटर चला गया और वो ट्रीट हो गया और अब वो जाके मज़े कर सकता है, नहीं। अब भी उसको वो अपनी बीमारी को कंट्रोल में रखेगा। कंट्रोल में नहीं रखा उसने अपनी बीमारी को तो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और फिर पुरानी हालत पर चला जाएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नशे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इवन के हम जो चाय इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो भी एक किस्म का नशा है। उसमें भी निकोटीन और कैफ़ीन दोनों चीज़ें मौजूद है। तकरीबन निकोटीन की मकदार ज़्यादा है जो कि सिगरेट वगैरह चीज़ों में होती है, तंबाकू में है। और बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि नशा इस्तेमाल किया उन्होंने एक दो दफ़ा कई दफ़ा, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, मगर उनकी जीन में नशा मौजूद नहीं था तो जो है वो नशे के मरीज़ नहीं बनते। और बहुत सारे लोग जो है उनकी जीन में मौजूद होता है नशे की बीमारी, तो वो नशे के मरीज़ बन जाते हैं। बहुत सारी वजूहात की बिना पर लोग नशा कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो है वो एक्सपेरिमेंटल यूज़ है या रिक्रिएशनल यूज़, कि भाई एक्सपेरिमेंट करते हैं किस तरह है, चेक करते हैं। या रिक्रिएशनल यूज़ के भाई कुछ नया हम करें, तो एक ही चीज़ है तकरीबन। और ये जो है सोशल गैदरिंग में मोस्टली हो जाता है। सोशल गैदरिंग में इस तरह हो जाता है माहौल की वजह से। आजकल अगर हम किसी से पूछे भी भाई नशा शुरू कैसे किया तो वो यही कहता है कि भाई दोस्तों की वजह से, दोस्त कर रहे थे तो मैंने बोला चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ, या उन्होंने ऑफ़र की। तो बहुत ये बहुत कम जो है उसका है लेवल है। उसमें इतने ज़्यादा मसले मसाइल तो नहीं होते, मगर हाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं और एक्सीडेंट की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। एक बंदा है उसने नशा किया, ड्राइविंग कर रहा है तो जाके उसने गाड़ी को मार दिया। या एक बंदा उसने नशा किया और वो एक मसरूफ़ तरीन रास्ते पर गुजरने लगा, जैसा कराची में तारिक रोड है, शाहराह फैसल है, एमेजना रोड है, और इस्लामाबाद लाहौर में बड़ी बड़ी सड़कें मौजूद है, मसरूफ़ तरीन राहें हैं। तो उस पर से गुजरने लगा, वहाँ से तेज़ गाड़ी आ गई और एक्सीडेंट हो गया। तो ये मसले मसाइल हो सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल या रिक्रिएशनल यूज़ है। दूसरा जो है वो सोशल यूज़ और सर्कमस्टेंशियल यूज़ और ओकेजनल यूज़, या उसको सोशल यूज़ भी कहते हैं। कि सोशल इवेंट्स जो होते हैं, जैसे कि आजकल ईद आ रही है, ईद है आजकल, बकर ईद है, तो ईद के मौके पर बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 14 अगस्त के मौके पर इवन के जो हमारे ये भी मजहबी त्यौहार हैं हमारे, ईद है, 12 रबीउल अव्वल के मौके पर बहुत सारे लोग इस तरह कर रहे होते हैं। जब मैं कराची में होता था तो लोग यही कह रहे होते थे कि भाई 12 रबीउल अव्वल जब ये तारीख आती है तो हमें नशे की याद आने लगती है। और 14 अगस्त के मौके पर, शादियों पर तो ये लोग इस तरह करते हैं कि भाई वो रिलैक्स फील करें। डांसिंग पार्टीज़ में लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ताकि रिलैक्स फील करें और उसका जो है सामना कर सके, फेस कर सके उन चीज़ों को, उन हालात को। फिर उसके बाद
और याद रखिए रिक्रिएशनल यूज़ जब करते करते फिर वो इस तरह सोशल यूज़ या ओकेजनल यूज़ या सर्कमस्टेंशियल यूज़ पे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद इंटेंसिफाइड और रेगुलर यूज़ है, फिर रेगुलर यूज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि उसका तो अलग से मज़ा होता है। और ये जो है ये ख़तरनाक है, फिर उस वक्त मसले मसाइल हो जाते हैं, बन जाते हैं। अक्सर जो है उसके मसले मसाइल होते हैं तो काम काज के मसले मसाइल होते हैं, ड्यूटी के, उसके जो फ़राइज़ होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती है, उसको निभा नहीं सकता, मुकम्मल नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से फिर ज़रूरी बात है मसले मसाइल होते हैं, जॉब के मसले मसाइल हो जाते हैं। फिर उससे बंदा आगे बढ़ जाता है और फिर कंपल्सिव यूज़ या एडिक्टिव यूज़ शुरू करता है, कि इस पर हम आगे जाके बात कर लेंगे। मेटाबॉलिक एरर आ जाता है, जो है डोपामीन जो है वो ख़त्म हो जाती है, तकरीबन उनकी मकदार ख़त्म हो जाती है, और फिर बंदा जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से भी नहीं गुजार सकता, तो फिर वो मजबूर हो जाता है, इस्तेमाल करना शुरू करता है, और फिर उसको फैमिली है, जॉब है, सोसाइटी है, जो भी है, जितनी भी चीज़ें हैं, उससे उसको जो है नशा अच्छा लग रहा होता है, और नशा उसका ओढ़ना बिछौना बन जाता है। उसके बाद हम जो है चीज़ है वो क्रॉनिक डिजीज़ है। ये क्रॉनिक डिजीज़ मतलब ये ख़त्म हो, लॉन्ग लास्टिंग है, ख़त्म होने वाली नहीं है, ये केवरेबल नहीं है, बल्कि ट्रीटेबल है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ये जो है अगर एक बंदा ये सोचे कि भाई मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू करूँगा और इसको कंट्रोल में करूँगा, तो इस तरह नहीं होता, पर इसको कंप्लीट एब्स्टिनेंस जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट एब्स्टिनेंस के बगैर जो है बंदा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। कंट्रोल सिर्फ किस में है? कंप्लीट एब्स्टिनेंस में है। एब्स्टिनेंस में बंदा रहेगा तो उसके कंट्रोल में रहेगी बीमारी, और अगर उसने एक मरतबा भी चख लिया दोबारा से, तो फिर दोबारा से पुरानी कंडीशन पर चला जाएगा। रिलैप्सिंग नेचर ऑफ द डिजीज़ है, ये एक रिलैप्सिंग डिजीज़ है, और सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि रिलैप्सिंग है। क्रॉनिक जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज़, ये बड़ी बीमारियां हैं जो कि रिलैप्सिंग है। वैसे कैंसर भी रिलैप्सिंग है, टाइफाइड भी रिलैप्सिंग है। रेशो जो है रिलैप्स का, तो लोग कहते हैं ना, सवाल करते हैं, ये प्रोफेशनल के लिए बहुत बेहतरीन एक हैंड है कि भाई नशे का मरीज़ तो ठीक नहीं होता, वो तो रिलैप्स नहीं हो जाता है, तो क्या दूसरी बीमारियों में मुब्तला लोग जो क्रॉनिक डिजीज़ है वो रिलैप्स नहीं होते? फॉर एग्जांपल अस्थमेटिक पेशेंट्स जो हैं उनमें रिलैप्स रेट जो है वो 30 to 50% है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 40% रेट है उनके रिलैप्स का। एडिक्शन के जो रिलैप्स रेट है वो 40 to 60% है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि 50% रिलैप्स रेट है एडिक्शन में। अस्थमा और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, इन दोनों का जो रिलैप्स रेट है वो 50 से 70% है। कितना हो गया? 50 से 70। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, 60% जो कि एडिक्शन से तो ज़्यादा है ना। अस्थमा का 40% है, एडिक्शन का 50% है, और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का रिलैप्स रेट कितना है? 60% हो गया। तो दूसरी बीमारियों में भी लोग रिलैप्स हो जाते हैं, तो अगर एडिक्शन में रिलैप्स हो गया तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। दूसरी बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो सकती तो एडिक्शन की बीमारी भी ख़त्म नहीं हो सकती। किताबों में एक बात लिखी होती है, सारी किताबों में नहीं, कुछ किताबों में, कि एक बंदे ने नशा छोड़ दिया, वो एक्सपीरियंस में है, और फिर जाके उससे गलती हो गई, थोड़ा सा चख लिया तो उसको लैप्स कहते हैं। और अगर उसने कंट्रोल नहीं किया, एक मरतबा चख लिया तो उसको लैप्स कहते हैं। और बहुत सारे लोग उसके बाद अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जाके हेल्प ले लेते हैं और उसको कंट्रोल कर लेते हैं, दोबारा फिर नहीं करते तो ख़त्म हो जाता है। और अगर एक बंदा है उसने लैप्स किया और फिर उसके बाद दोबारा उसने फिर से किया और वो चक्कर जो है दोबारा शुरू हो गया, सर्कल दोबारा शुरू हो गया, तो उसको रिलैप्स फिर कहेंगे। वैसे एक दफ़ा चेक करने को रिलैप्स नहीं कह सकते हैं, मगर इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे आगे। जो एक मेन किताब मैंने पढ़ी और मुझे वो बात अच्छी लगी कि जब एक बंदा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए, अपनी लाइफ में डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए विद आउट यूजिंग ड्रग्स, तो उसको हम रिलैप्स कहते हैं। और एक बंदा अगर नशा